अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल क़ादिर है और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ और यहाँ दोहा कतर में जॉब करता हूँ। मेरा मकसद ये LRS के ऊपर एक कुछ बहुत अहम मालूमात हमारे NRI दोस्तों को देना था, क्योंकि बहुत सारे हैदराबाद के NRIs हैं जो मिडल ईस्ट में हैं, अमेरिका में, UK में, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं और कई लोगों ने अपनी ज़मीन हैदराबाद में ख़रीदी भी है। उसमें कुछ अप्रूव्ड लेआउट है, कुछ अनअप्रूव्ड लेआउट है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जो स्कीम है, लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम, इसके बारे में कुछ बहुत ही अहम बातें अभी हम करेंगे। एक बात तो ये है कि ये LRS है, लेआउट रेगुलेशन स्कीम, और ये इसके बारे में लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है। ये BRS से अलग है, बिल्डिंग रेगुलेशन स्कीम से अलग है। अगर आप कोई अगर कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो उसको वो एक अलग रहेगा, BRS है वो। लेकिन अभी ये ज़मीन का जो रेगुलेशन होगा उसके लिए है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक जियो निकाला, जियो 131 के नाम से, और एक मॉडिफिकेशन भी है 131 बाद में, उसके चार्जेस में कुछ चेंजेस किए। उसमें इन्होंने ये क्या हुआ है कि जो जिनके भी प्लॉट अनअप्रूव्ड प्लॉट है, इलीगल प्लॉट है, अनअप्रूव्ड लेआउट है, उसको हम रेगुलाइज करेंगे और उसके चार्जेस पे करना पड़ेगा। और इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, जो भी बहुत करीब है, चंद दिन रह गए, इसलिए जल्दी करिए आप लोग, टाइम ख़त्म होने वाला है। और उससे पहले पहले आपको इसके अंदर ये अप्लाई करना है। और उस वेबसाइट का जो मैंने लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके आप वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ जाके आप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों करें लेआउट रेगुलेशन, हमारे प्लॉट को रेगुलाइज क्यों करेंगे। तो इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब प्लॉट अगर अनअप्रूव्ड है, तो अगर ये रेगुलाइज हो जाता है इसके अंदर, तो बिल्डिंग की परमिशन दी जाएगी आपको और उसको आप सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद है। और इसमें इन्होंने ये कंडीशन डाली है कि जो अप्रूव्ड लेआउट है, जो विद परमिशन है, उसका रेगुलेशन होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो अभी इसमें जो रेगुलेशन होगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लेआउट है जो लोग लेके जो है प्लॉट्स बना दिए, इंडिविजुअल प्लॉट बना दिए। तो अगर वो अप्रूव्ड नहीं है, तो उसके अंदर ड्रेनेज की और वाटर सप्लाई का, स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन गवर्नमेंट करके नहीं देगी। तो उन्हीं लोगों को जो है वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज और जो है स्ट्रीट लाइट्स, ये उन्हीं को दी जाएंगी जिनके लेआउट जो है वो अप्रूव्ड है। ये इसका फ़ायदा है। और अगर ये भी है कि अगर आपका इसके कंसिक्वेंसेस भी है, अगर आपने अपने प्लॉट को रेगुलराइज नहीं कराए, अनअप्रूव्ड लेआउट है, तो अनअप्रूव्ड लेआउट में सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। दूसरे, ये जो है आप दूसरे को सेल नहीं कर सकते। अभी जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कंपलसरी कर दिया गया है कि उन्हीं को रजिस्ट्रेशन उनका होगा जो विद परमिशन है और अप्रूव्ड लेआउट है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तीसरे, इसमें ये भी है कि अगर आपका आपका कोई लेआउट अनअप्रूव्ड है और अगर उसके ऊपर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और काफ़ी, तो गवर्नमेंट की ये राइट है, तो उसके डेमोलिशन की ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसको रिस्क मत लीजिए, इसको अप्रूव करा लीजिए, रेगुलेशन सबमिट कर दीजिए। और दूसरी अहम बात यह है कि अभी आजकल आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके हैं। अगर आपका प्लॉट रेगुलराइज हो जाता LRS के अंदर, तो आपके प्लॉट की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएंगी, आप अच्छी कीमत में इसको बेच सकेंगे। जबकि ये सिचुएशन में अगर आपका प्लॉट रेगुलराइज नहीं है, तो आपको बिकने में मुश्किल हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बीच में अलग अलग ओपिनियन में आ रहे हैं कि इसको मत कराओ, या ये गवर्नमेंट पैसे जमा करना चाहती है, या गवर्नमेंट का तरीका है पैसे खाने का, या हम अगर पावर में आ गए तो हम बगैर किसी चार्ज से कर देंगे। मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि इन सब बातों को एक तरफ रखिए, और जब ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की है, आप इसको अप्लाई करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अब ये है कि हम कैसा, इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके चंद तरीके इन्होंने बताया। एक तो आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई, यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक इसका दे दिया है, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने मोबाइल ऐप एक बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, LRS 2020 के नाम से, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको इतना ईजीली कर नहीं पाएंगे। तीसरा ये है कि अगर हैदराबाद में आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको बोले किसी मी सेवा सेंटर पे जाए, मी सेवा सेंटर पे जाके वहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं आप। LRS के बारे में एक और भी लोगों को डाउट है कि भाई मेरा प्लॉट है, मेरे पास प्रॉपर्टी टैक्स में देता हूँ और मेरे पास इलेक्ट्रिक का बिल भी है, सब कुछ है, क्या मेरे लिए रेगुलेशन ज़रूरी है। आप चेक कर लीजिए कि आपका रेगुलेशन ज़रूरी है क्या। अब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा, अब तीसरा क्वेश्चन, कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्लॉट लेआउट में है या अप्रूव्ड है क्या नहीं है। उसके लिए चंद बातें हैं। एक तो ये कि एक होता है LP नंबर। आप अपने डॉक्यूमेंट में देखिए कि वहाँ पे LP नंबर दिया हुआ है क्या। प्लॉट था, उसको इंडिविजुअल प्लॉट करके बिल्डर ने अगर बेचा, तो आप अपने जो बिल्डर है, जो ओनर है जिसने आपको बेचा, आप उसको पूछिए भाई ये आप इसका रेगुलेशन कराए थे क्या, इसको, इसका प्लॉट का अप्रूवल है क्या, उससे आप कॉपी लीजिए।
तीसरी चीज़, अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर सीधा जो एसआरओ जो ऑफिस है वहाँ पे किसी को भेजिए, और वहाँ पे जो उधर उधर देने से वहाँ जो नंबर है, प्लॉट का जो नंबर है, उसके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका प्लॉट रेगुलराइज है कि नहीं है। और अगर आपको पहले से अगर परमिशन इशू हो गई है आपके प्लॉट के ऊपर, तो इसका मतलब आपका प्लॉट रेगुलराइज है, आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो पूरे लेआउट है, अगर आप लेआउट के लिए पूरा सबमिट कर रहे हैं तो 10,000 रुपये पहले आपको देना है। अगर आपका इंडिविजुअल अगर सिर्फ एक प्लॉट है तो उसके लिए आपको अभी सिर्फ जो 1,000 रुपये पे करना है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो आपका सेल डीड का फ्रंट पेज होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर उसको स्कैन करके उसके अंदर सबमिट होगा। जो एनआरआईज है उनके लिए गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट में एक सहूलत रखी हुई है कि एनआरआईज के लिए एक अलग से स्लॉट दिया हुआ है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, और उसमें अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं भी है तो एनआरआईज के लिए उन्होंने पासपोर्ट के बेसिस पे सबमिट करने की सहूलत रखी हुई है। तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के उस अब ये है कि ये कौन से लेआउट है जो अप्रूव गवर्नमेंट नहीं करेंगी। तो इन्होंने अपने जियो 131 में, जिसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया उस जियो का, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने पूरे कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से वो प्लॉट है जिनको गवर्नमेंट रेगुलराइज नहीं करेंगी। उसमें एक तो है जियो 111 में, जो है जैसे मोइनाबाद है, शमशाबाद है, चेवल्डा वगैरह के जो एरियाज़ है, ये जियो 111 में आते हैं, ये रेगुलराइज नहीं होंगे। अच्छा, जियो 111 के बारे में एक दो अहम बातें बता दूं यहाँ पे कि कई हमारे एनआरआईज हैं जिन्होंने बहुत पहले जियो 111 में प्लॉट खरीदे हुए हैं। अब जो है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नहीं कर सकते आप। बीच में कुछ बहुत हाइप क्रिएट किया गया था जियो 111 के बारे में, लेकिन उन लोगों को किसी को जो है अभी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ खबरें हैं कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जियो 111 को ख़त्म किया जाएगा। तो अगर ये ऐसे हो जाता है तो जियो 111 हट जाता है तो आप वहाँ कुछ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट की कुछ ऐसे इनिशियल डिसाइड किया हुआ है उन्होंने कि 60% वो ओपन एरियाज चाहते हैं, तो 60% उसको ग्रीन एरिया बनाना चाहते हैं। तो ओपन एरिया जो 60% वहाँ छोड़े जाएंगे जो लेआउट्स हैं। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वहाँ हो सकता है। अगर आपकी ज़मीन जियो 111 में है तो अब इंतज़ार करिए। और लेकिन यह है कि अभी स्कीम के तहत जियो 111 में जो ज़मीन है वो रेगुलाइज नहीं होंगी। दूसरी, अगर नाले के ऊपर ज़मीन है या अगर कोई ऐसी जगह ज़मीन है जो वक्फ की लैंड्स के ऊपर है, उसको भी रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। नाले के ऊपर ज़मीन है वो भी रेगुलाइज नहीं होंगी। और दूसरे, कोई ऐसी ज़मीनें हैं जिसके साथ गवर्नमेंट के साथ आपका कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो वो भी रेगुलाइज नहीं किए जाएंगे। तो अगर आपकी ज़मीन इस तरह की कैटेगरी में आती है तो आप उसको जो है मत सबमिट करिए, अपना 1,000 आप ज़ाया ही करेंगे, वो रेगुलाइज नहीं होगी। अब अगला सवाल है कि आपने एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। अप्लाई कर देने के बाद आपको इंतज़ार करना है। आप जो है उसके बाद मैसेज, जो मोबाइल नंबर के ज़रिए मैसेज डाला जाएगा, उसके ऊपर वो लोग जो अपडेट भेजेंगे, वो जो अपडेट आने के बाद फिर आपको जाके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और उनकी जो फीस, एलआरएस की रेगुलाइजेशन की फ़ीस है, वो फीस पे करना पड़ेगा। तो वो फीस का एक थोड़ा सा 2 टेबल्स उन्होंने दिए हुए हैं। पहले टेबल से बेसिक रेगुलेशन चाहे, उसके बाद उसका परसेंटेज आएगा। मैं किसी एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा, और एक एक्सेल शीट भी उसकी है, उससे आप अपना इंडिविजुअल जो है मालूम कर सकते हैं कि आपके प्लॉट की अप्रॉक्सीमेट रेट कितनी आने वाली है। अभी फिल वक्त तो आप ये करें कि जल्दी से, अगर आपका प्लॉट अगर अनअप्रूव्ड लेआउट में है तो फौरी इसको सबमिट कर दीजिए, और जब मैसेज आएगा उसके बाद ही फीस भरना है और डॉक्यूमेंट उसके बाद भरना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त आपको ज़रूरत होंगी वो सेल डीड है, लिंक डॉक्यूमेंट है, यूएलसी सर्टिफिकेट्स है, मार्केट वैल्यू का सर्टिफिकेट है। ये मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आपके पास नहीं है तो आप जो है मी सेवा में है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट राइटर्स होते हैं जो रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए, उनसे भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। अब ये चंद चंद चीज़ें जो है मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उसमें चंद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो जिसको मैंने यहाँ जमा करने की कोशिश किया। जैसा कि एक है कि अगर मैं लैंड एग्रीकल्चरल में है तो उसका क्या होगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड को एलआरएस नहीं है। अगर मेरी ज़मीनें हैं जिसमें 2 से 3 ज़मीनें एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो आपको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं, एक डॉक्यूमेंट में एक ही एप्लीकेशन होगा। दूसरा ये था कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है, लेआउट की कॉपी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप जो है एसआरओ के पास से ले सकते हैं। पहले सबसे आसान तरीका तो है कि जो ओनर है जिसने ये बनाया, आप उसी को कॉन्टैक्ट करिए, उससे लेआउट की कॉपी लीजिए। नहीं हो सकता तो फिर आप जो है वो एसआरओ में जाके आप उसकी कॉपी हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये भी बात आई कि मेरे पास रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट तो है लेकिन उसके अंदर सर्वे नंबर नहीं है, डोर नंबर नहीं है, तो आपको असेसमेंट कराना पड़ेगा उसका। असेसमेंट का भी प्रोसीजर है, उसको जाके आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो उससे आपको वो लोग असेसमेंट से आपको डोर नंबर और सर्वे नंबर, डोर नंबर आपको देंगे। एक सवाल ये भी है कि मेरे ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया और वो ज़मीन अनअप्रूव्ड लेआउट में है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें यही है कि आप सबसे कंस्ट्रक्शन जो आप कर दिए ठीक है, आप अपनी ज़मीन का एलआरएस सबमिट करिए अभी, सिर्फ ज़मीन का एलआरएस होगा, और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद जब गवर्नमेंट की बीआरएस की जब स्कीम आएंगी तो आपका कंस्ट्रक्शन आप बाद में रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ ज़मीन के कागजात दाखिल करिए, 1,000 रुपये फीस पे करिए और अपनी ज़मीन को रेगुलराइज कराइए। अगला ये है कि नोटरी की जो ज़मीनें हैं, कई लोग नोटरी पे ज़मीन, ऐसे कई हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो नोटरी पे रह रहे हैं, तो नोटरी वालों के लिए ये ज़मीन का ये रेगुलराइज नहीं होंगी। वो लोग अपना पैसा ज़ाया मत करिए। अगर आपकी ज़मीन यहाँ पे वही ज़मीनें रेगुलराइज होंगी जो सेल डीड में है, अगर नोटरी के ऊपर आपकी ज़मीन है तो वो रेगुलराइज नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ, जिनके जो लोग नोटरी के ऊपर हैं उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि ऐसी भी कुछ न्यूज़ है कि गवर्नमेंट को जियो निकालेगी कि नोटरी पे वो नोटरी को भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। लेकिन ये अभी ऐसा न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा इंतज़ार करिए कि नोटरी के ज़मीन वाले जो हैं वो अभी सबमिट मत करिए। अगली बात यह है कि अगर आप जब एलआरएस सबमिट कर देते हैं तो क्या आप चेक कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसमें पहले कुछ दिन पहले उन्होंने चेक स्टेटस आया था, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सबमिट कर दीजिए। इन्होंने 6 महीने का टाइम इन्होंने मांगा है, 6 महीने के अंदर ये रेगुलराइज होगा या उसके होगा। लेकिन ये है कि आपको सिर्फ सबमिट करके आप इंतज़ार करिए, और मोबाइल पे आपके मैसेज आएगा कि आपको अगले डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उसकी फ़ीस पे करना है। एक सवाल ये भी है कि इससे पहले ये जो स्कीम निकली थी पिछली बार, तो उसमें अगर आपने सबमिट किए तो अब आपको फिर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले अगर आपका सबमिशन हो गया तो आप मत सबमिट करिए, सिर्फ इंतज़ार करिए, उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उसका आप वेट करिए, बस अभी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक सवाल ये भी था कि एक प्लॉट है मिसाल के तौर पे, और वो हस्बैंड के नाम पे था, तो वो हस्बैंड का इंतकाल हो गया, अब वाइफ है, बच्चे हैं, तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अप्लीकेशन करते हैं वो हस्बैंड ही के नाम पे होगा, क्योंकि जो एलआरएस जो इशू होगा वो ओनर के नाम पे इशू होगा, डॉक्यूमेंट ओनर के नाम पे इशू होगा। आप बाद में अपना जो लीगल सर्टिफिकेट है, आपका जो लीगल हायर सर्टिफिकेट है, वो आप अप्लाई करके वो ज़मीन आप अपने नाम पे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप अप्लीकेशन है हस्बैंड के नाम पे या जो भी हो, आपके वालिद हैं या दादा हैं उनके नाम पे अगर ज़मीन है तो अप्लीकेशन उन्हीं के नाम पे आप सबमिट कर दीजिए, और बाद में फिर लीगल हायर सर्टिफिकेट देके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करिए उसको। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ फ़ायदेमंद नज़र आया, तो इसको लाइक करिए और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भेजिए, ग्रुप में फॉरवर्ड करिए। और हो सकता है कोई ना कोई होगा जिसकी ज़मीन अनअप्रूव्ड हो और उसको पूरी मालूमात नहीं है, तो वो उसको कुछ बात मालूम हो सकती है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। और थैंक्स फॉर लिसनिंग।